इससे पहले हम OLMC के मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ चुके हैं कि वो 4 होते हैं। उनमें कम्बिनेशनल मोड के 2 होते हैं और रजिस्टर्ड मोड के 2 होते हैं। तो पहले हम कम्बिनेशनल मोड को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें, अगरचे हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन। इस फिगर में आप देखिए कि फिगर ए में OLMC in the active low combinational mode and the effective logic diagram is shown। ये OLMC की कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। इसमें एंड गेट्स की आउटपुट और गेट की इनपुट बन रही हैं। और यहाँ से आगे हमने बात की थी कि इसमें एक रजिस्टर हम यूज़ करते हैं और एक 1/4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ होता है। 1/4 मल्टीप्लेक्सर की, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि 4 इनपुट्स होती हैं और उनमें से फिर ये किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट पे उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कौन कौन सी 4 इनपुट्स हैं। ये देखिए, एक तो और गेट से डायरेक्ट इनपुट आ रही है, एक तो ये है। दूसरी, आप इसी और गेट की जो आउटपुट है इसको आप इन्वर्ट करके ले रहे हैं। और 2 आउटपुट्स रजिस्टर यानी इस रजिस्टर की हैं, फ्लिप फ्लॉप की हैं, और इसमें Q है और Q बार है, इसलिए इसको हम 1/4 मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। अब अगर हम इसको एक्टिव लो कम्बिनेशन मोड में यूज़ कर रहे हैं, चूँकि हम कम्बिनेशन मोड में यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें इस फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत नहीं है और हम सिंपल ये जो और गेट की आउटपुट है इसी को हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसकी जो इफ़ेक्टिव लॉजिक डायग्राम बनती है वो फिर ये है। इसको आप देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ बबल मौजूद है तो ये एक्टिव लो मोड में है, कम्बिनेशन मोड में। इसके बाद अगर हमने इसको एक्टिव हाई कम्बिनेशन मोड में यूज़ करना है तो फिर यहाँ बबल नहीं हम यूज़ करेंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो भी आउटपुट आ रही है और गेट की, वो विदाउट इन्वर्जन हमें यहाँ मिल रही है। और इस केस के अंदर S0 1 है, S1 1 है। यानी इस 1 की सूरत में आप OLMC एक्टिव हाई कम्बिनेशन मोड को सिलेक्ट करते हैं और S0 0 S1 1 के केस में आप OLMC एक्टिव लो कम्बिनेशन मोड को सिलेक्ट करते हैं। अब OLMC की कॉन्फ़िगरेशंस देखिए रजिस्टर्ड मोड में, वो भी 2 हैं, एक्टिव लो रजिस्टर्ड मोड एंड एक्टिव हाई रजिस्टर्ड मोड। तो यहाँ इसकी इफेक्टिव डायग्राम अगर देखें आप तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को, Q आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं और फिर आगे चूँकि इन्वर्टर है लिहाजा ये एक्टिव लो रजिस्टर्ड मोड है। और इसको सेलेक्ट करने के लिए जो हमारी सिलेक्शन बिट्स हैं उनके ऊपर हमने S0 0 और S1 0 अप्लाई किया है। यानी S0 बार और S1 बार यूज़ की जाती हैं OLMC एक्टिव लो रजिस्टर मोड के लिए। अब फिगर बी में देखिए कि OLMC इन द एक्टिव हाई रजिस्टर मोड एंड द इफेक्टिव लॉजिक डायग्राम। इस केस में S0 को आपने 1 रखा, S1 को 0 रखा। तो हमें आउटपुट पर क्या मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बबल नहीं है और आउटपुट हम उसी तरह से फ्लिप फ्लॉप की Q आउटपुट से ले रहे हैं। तो ये इनको सेलेक्ट करने का तरीका है। अब इनको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसके लिए मैं अभी जी, ये है सॉफ्टवेयर मोड स्पेसिफिकेशन। इसमें हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं डिक्लेरेशन पार्ट में इनपुट फाइल के, और वो क्या चीज़ है, द is type ISTIP all capital letters statement is used to declare an output as either combinational or register with the use of attributes com for combination and reg for register। मतलब ये देखिए कि हमने यहाँ एक इस टाइप स्टेटमेंट को यूज़ किया है और आगे ये कॉमास के अंदर रेग लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये रजिस्टर्ड मोड में हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपने एट्रीब्यूट्स बफर लिखा तो इसका मतलब ये है कि आप विदाउट इन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं आउटपुट, और अगर आपने इन्वर्ट लिख दिया है इस टाइप स्टेटमेंट में तो फिर हम आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड मोड में यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ देखिए कि इसमें इस टाइप के बाद रैग और फिर बफर है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इंडिकेट्स दैट द रजिस्टर्ड आउटपुट क्यू नॉट इज नॉट इन्वर्टेड। अच्छा, जो सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो रजिस्टर्ड मोड में डिफरेंट है होता है, वो आप देखें तो कम्बिनेशन लॉजिक ट्रूथ टेबल्स में हमने यूज़ किया था। ये एरो टाइप जो ऑपरेटर है इसको, तो जब भी हम इसी ट्रूथ टेबल को असाइन करना चाहेंगे वैल्यूज़, यानी उसकी इनपुट और आउटपुट का रिलेशन शो करना चाहेंगे, तो रजिस्टर्ड मोड में हम इस डैश की जगह 2 डॉट्स लगा देंगे और ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। तो आगे हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल का साइन था, उसमें आप देखें कि रजिस्टर्ड आउटपुट एक्सप्रेशन में हमने उसको कैसे यूज़ किया है कि ये देखिए क्यू नॉट और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर और आगे फिर डी नॉट। इसका क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये है कि आउटपुट क्यू नॉट विल एज्यूम द वैल्यू ऑफ द डी नॉट इनपुट ऑन द क्लॉक पल्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स के लिए तो क्लॉक ज़रूरी है, रजिस्टर्ड मोड में तो विदाउट क्लॉक आप कोई वैल्यू दे नहीं सकते ना। और यही चीज़ अगर आप कम्बिनेशन मोड में यूज़ करते हैं तो फिर आप सिंपल लिखते हैं कि एस इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि आउटपुट एक्स ए के इक्वल है, और यहाँ इनपुट डी नॉट क्यू नॉट को असाइन होगी। कब असाइन होगी? जब आपका क्लॉक एज आएगा। अच्छा, इसके बाद एक तीसरी चीज़ यहाँ और है जो हमने देखनी है, और वो ये कि चूँकि हम फ्लिप फ्लॉप का कोई तस्वुर उसका क्लॉक के बगैर नहीं है, तो आपको डॉट एक्सटेंशन जो क्लॉक की है वो यूज़ करना होगी टू इंडिकेट दैट द रजिस्टर डिवाइस इज ए clock flip-flop. For example, if we want to use this output equation Q0 and assignment operator D0, so it must be followed by a clock equation such as Q0 dot clock is equal to clock. तो ये एक सिंटैक्स है क्लॉक को शो करने का और इस चीज़ को शो करने का कि Q0 की वैल्यू जो है वो क्लॉक से ही सिंक्रोनाइज्ड है, क्लॉक के साथ ही सिंक्रोनाइज्ड है। तो बस ये इसकी मुख्तसर सी चीज़ें हैं जो रजिस्टर्ड मोड में हमें उनका ख्याल रखना है। इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने काउंटर्स को और रजिस्टर्स को। नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एन 8-bit serial in parallel out shift register with PLDs। जो भी आपने इम्प्लीमेंट करना हो, सबसे पहले तो ये याद रखें कि उसका लॉजिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग आपको आनी चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है, तभी तो आप उसकी लॉजिक को डिज़ाइन कर सकेंगे और फिर उसको एबल के अंदर लिख सकेंगे। तो ये बहुत आसान शिफ्ट रजिस्टर है जिसको हम देख रहे हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसमें बस ये एक चीज़ है कि इसमें एक एनेबल इनपुट मौजूद है, जो भी डाटा आप देंगे एनेबल अगर एक्टिव होगा तो वो डाटा डी इनपुट पे अपेयर होगा। और इसमें जो कुछ लिखा है मैं पढ़ देता हूँ कि when the enable input to the AND gate is high, the data are clocked into the leftmost flip-flop and then shifted from left to right. The Q output of each flip-flop is available. The clear input is active low and resets all of the flip-flops independent of the clock. ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब इसकी हम एबल इनपुट फाइल डेवलप करेंगे। एबल इनपुट फाइल typically contains 3 parts, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिक्लेरेशन, लॉजिक डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट वेक्टर्स। और इसमें एक और चीज़ होगी कि क्लियर इक्वेशन के लिए हम डॉट एक्सटेंशन AR यूज़ करेंगे, मीन एसिंक्रोनस रीसेट। सबसे पहले देखिए इसमें मॉड्यूल 8-bit शिफ्ट रजिस्टर ये डिक्लेयर किया, टाइटल को हमने यहाँ लिखा, फिर डिवाइस डिक्लेरेशन, रजिस्टर डिवाइस P22 V10, ये इसके अंदर P से मुराद ये PLA
या गेल, 22 इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स, 10 इसकी आउटपुट्स है। तो पिन डिक्लेरेशन, इसमें क्लॉक क्लियर, पिन 1 2 यानी पिन 1 के ऊपर क्लॉक होगा, 2 पे क्लियर होगा, पिन 3 पे डाटा एंड पिन 4 पे एनेबल होगा। और ये फिर इसकी आउटपुट के लिए पिन कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद इस टाइप रैक बफर, ये भी हमने देखा। जब इसमें आप देखें कि इक्वेशंस हैं, सबसे पहले है क्यू नॉट, तो इसको क्या असाइन होगा, डाटा इनपुट असाइन होगी, लेकिन वो एंड हो रही है एनेबल के साथ, एनेबल एक्टिव होगा तो जो डाटा है वो क्यू नॉट को असाइन होगा। उसके बाद ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि Q1 Q2 से Q1 को क्या वैल्यू असाइन होगी, जो Q0 की है, क्योंकि ये शिफ्ट कर रहा है, डाटा मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। Q2 को वैल्यू Q1 की असाइन होगी एंड सो ऑन। और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ कब असाइन होंगी, जब आपका क्लॉक एक्टिव होगा। और क्लियर के लिए .AR तो हमने अभी देखा है कि ये एसिंक्रोनस रीसेट है। उसके बाद टेस्ट वेक्टर्स हैं, इनको अभी हम दोबारा देखें। जी, टेस्ट वेक्टर्स जैसे पहले बात हुई, क्या करते हैं, आपके लॉजिक को टेस्ट करते हैं कि इनपुट्स पे जो आप दे रहे हैं आउटपुट पर वही आना चाहिए लॉजिक के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि आपकी डिज़ाइनिंग ठीक हुई है। 4 इनपुट्स हैं, एनेबल, डाटा, क्लियर, क्लॉक। आपको मालूम है अगर हम क्लॉक नहीं देंगे तो आउटपुट चेंज नहीं होगी। अगर आपने क्लियर को एक्टिव किया तो क्लियर अगर 0 है तो फिर आप कुछ भी दें डाटा पर, आउटपुट पे 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, डाटा पे जो होगा वो आउट अपीयर होगा, लेकिन उस सूरत में जब आपने क्लियर को डिसेबल किया हो, एनेबल को एक्टिव किया हो और क्लॉक अप्लाई किया हो। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली सूरत में यहाँ क्लॉक भी 0 है, क्लियर भी 0 है, डाटा अगरचे 1 है, लेकिन चूंकि ना एनेबल एक्टिव है, ना क्लियर डिसेबल है और ना क्लॉक मौजूद है, तो आउटपुट्स 0 ही रहेंगी। सेकंड एंट्री में देखिए, आपने क्लॉक अप्लाई किया, क्लियर को डिसेबल कर दिया, डाटा भी 1 दे दिया, लेकिन चूंकि एनेबल 0 है तो आउटपुट 0 ही है। थर्ड एंट्री में आप देखें, क्लॉक मौजूद है, क्लियर डिसेबल है, डाटा 0 है और एनेबल 1 है। तो यहाँ सब कुछ मौजूद है, लेकिन चूंकि डाटा 0 है लिहाजा आउटपुट पे 0 ही होगा। और फिर फोर्थ आप देखिए कम्बिनेशन पे, तो क्लॉक ओके है, क्लियर 1 है, ये भी ठीक है, और डाटा 1 है और एनेबल 1 है। इस सूरत में अब ये 1 जो डाटा पे आपने दिया है, ये Q0 को असाइन हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरीके से फिर नेक्स्ट पल्स पे यानी एच पे आप देखिएगा कि अगरचे आपने डाटा पे 0 दे दिया है, लेकिन ये 1 जो पहले Q0 को असाइन किया था वो Q1 को असाइन हो जाएगा। इस तरह से Q1 को 1 असाइन हो गया, Q0 पे 0 आ गया, ये 0 आ गया एंड सो ऑन। तो हर एच के ऊपर इसी तरह आप देखेंगे कि जो डाटा है वो एंटर भी होगा और उसके बाद वो जो पहले से मौजूद डाटा है वो बिट बाय बिट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट भी होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। We want to implement 4-bit parallel in serial out shift register with PLDs। तो इसके लॉजिक ऑपरेशन और ब्लॉक डायग्राम आपको आनी चाहिए। पैरेलल इन सीरियल आउट के अंदर जो हम ऑपरेशन करते हैं इसको शिफ्ट लोड भी कहते हैं, यानी पैरेलल इन को हम लोड कहते हैं, यानी डाटा आप लोड करते हैं, और सीरियल आउट को फिर हम सीरियल आउट का मतलब आपको पता ही है कि बिट बाय बिट डाटा टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। तो इसकी एक सर्किट डायग्राम है, आपको पहले से हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद फिर पिन डिक्लेरेशन है। अब आइए लॉजिक इक्वेशंस की तरफ, यानी पहले आपने डिवाइस को डिक्लेयर किया, फिर पिन को डिक्लेयर किया, उसके बाद लॉजिक इक्वेशन और फिर हम टेस्ट वेक्टर्स लाएंगे। इक्वेशन में आप देखें कि हम Q0 की वैल्यू को Q0 को असाइन कर रहे हैं, तो शिफ्ट लोड दोनों मोड्स में ये सेम होगा। ये हमारी इनपुट है SHLD। अगर हम इसको हाई देते हैं इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट मोड में है, और अगर यहाँ इसको लो देते हैं तो फिर ये लोड मोड में होगी। तो जाहिर है कि अगर हम शिफ्ट मोड में हैं तो फिर Q0 की वैल्यू Q1 को असाइन होगी, Q1 की वैल्यू Q2 को असाइन होगी, Q2 की वैल्यू Q3 को असाइन होगी। और अगर हम लोड मोड में हैं तो फिर D1, D2, D3
यहाँ पर लोड होंगे। उसके बाद ये क्लॉक है, उसके बाद ये एसिंक्रोनस रीसेट यानी क्लियर की स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद हम टेस्ट वेक्टर्स पे आते हैं। टेस्ट वेक्टर में आप देख सकते हैं कि पहली जो एंट्री है उसमें क्लॉक 0 है, क्लियर भी एक्टिव है, लिहाजा आउटपुट 0 होगी। यहाँ ये देख लें कि क्योंकि ये सीरियल आउट है, लिहाजा इसमें हम सिर्फ Q3 को यहाँ हमने आउटपुट पे शो किया है। अच्छा, उसके बाद सेकंड इनपुट्स में आप देखें क्लॉक अप्लाई कर दिया है, क्लियर को डिसेबल कर दिया है। अब ये किस मोड में है? यहाँ 0 है, शिफ्ट लोड इनपुट, इसका मतलब ये लोड मोड में है। तो लोड मोड में आपको पता है कि अगर हमने D3 पे 1 रखा हुआ है तो यही हमें आउटपुट पे मिलेगा Q3 पे, तो ये 1 मिल रहा है। इसी तरह से थर्ड एंट्री में भी ये लोड मोड में है, तो यहाँ D3 0 है, तो यहाँ आउटपुट पे 0 मिल रहा है। उसके बाद आगे अगर आप चलें तो फिर शिफ्ट लोड पे ये हाई है, इसका क्या मतलब है कि अब ये शिफ्ट मोड में आ गया है। शिफ्ट मोड का मतलब आपको पता है कि हमने यहाँ जो डिफाइन किया है वो क्या है कि Q2 की वैल्यू Q3 को असाइन होगी। तो इस तरह से Q2 की वैल्यू पहले यहाँ पर क्या है, वो 1 है, और वही यानी D2 पे आपने 1 दिया तो वो Q2 में आएगा, और फिर उसकी वैल्यू Q3 को असाइन होगी तो वो 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन।